सद्दाम हुसैन एक नाम जो इतिहास के पन्नों में तूफान की तरह दर्ज है। इराक का तानाशाह जिसने अपने लौह शासन से दुनिया को हिला दिया। कुछ के लिए वह एक क्रांतिकारी नायक जिसने पश्चिमी दबदबे के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरों के लिए क्रूर खलनायक जिसके राज में लाखों की जाने गई। सत्ता, महत्वाकांक्षा और विवादों का प्रतीक सद्दाम की कहानी है जुनून, विश्वासघात और युद्ध की। आखिर वह था क्या, देशभक्त या तानाशाह? आइए इस रहस्यमयी शख्सियत के सच को उजागर करें। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के टिग्रित नामक शहर के पास अल औजा गांव में हुआ, जो कि निहायती पिछड़ा गांव था। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यह इराक के सबसे गरीब इलाकों में से एक था। सद्दाम का बचपन संघर्ष और गरीबी से भरा हुआ था। सद्दाम के पिता हुसैन अब्दुल माजिद की मौत उसके जन्म से पहले ही हो जाती। शुरुआत में हुसैन की मां सुबह तुल्फा ने पिता की मृत्यु से दुखी होकर सद्दाम को जन्म देने के मूड में नहीं थी और गर्भपात कराने का फैसला ले चुकी थी, जो कि असफल रहा। आगे चलकर सद्दाम का सौतेला पिता उसके साथ आए दिन मारपीट और शोषण किया करता, जिससे तंग आकर सद्दाम 10 वर्ष की उम्र में ही अपने मामा खैरल तल्फा के पास रहने के लिए बगदाद आ गया। यहीं पर अपने मामा की देखरेख में सद्दाम की शुरुआती शिक्षा का आरंभ हुआ। दरअसल सद्दाम के मामा एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, जो तत्कालीन समय में इराक की राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम किया करते थे। सद्दाम का स्वभाव शुरुआत से ही अड़ियल और गुस्सैल प्रवृत्ति का था। इराकी लॉ स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान ही 1957 में मात्र 20 साल की उम्र में ही अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में ही स्थगित कर दिया। इराक की बाथ पार्टी एक मोस्ट रेडिकल पार्टी के रूप में जानी जाती थी, जिसका एकमात्र मकसद समस्त अरब राष्ट्र को एकीकृत करके एकमात्र राष्ट्र के रूप में तब्दील करना था। सद्दाम के पॉलिटिक्स में आने के पीछे उसके मामा खैरल तल्फा का अहम रोल रहा है, लेकिन कालांतर में मामा और भांजे के प्रेम में मानो किसी की नजर लग गई और सद्दाम ने अपने मामा को उसके खिलाफ साजिश करने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे धकेलवा दिया था। 1950 का दशक क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस समय तक बाथ पार्टी के गिने चुने कार्यकर्ताओं ने देश की सत्ता पर काबिज एलीट क्लास लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। उन दिनों कमाल अब्दुल नासिर इजिप्शियन क्रांति की वजह से मिडिल ईस्ट में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे थे। इसके बाद सद्दाम हुसैन के जीवन में एक भयानक मोड़ आने वाला था। अरब बाथ पार्टी ने यूनाइटेड अरब रिपब्लिकन के नासिर के साथ गठबंधन करने का फैसला किया, लेकिन उन दिनों इराक पर अब्दुल करीम कासिम का दबदबा था। 14 जुलाई 1958 को अपने विश्वास पात्र अब्दुल सलीम आरिफ के साथ मिलकर मिलिट्री कू करके इराक के राजा फैजल द्वितीय की सत्ता को हथिया लिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन पीएम कासिम ने बाथ पार्टी के पुराने फैसले को निरस्त कर दिया और सरकार के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब्दुल करीम कासिम ने इराकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, जिससे बाथ पार्टी नाराज हो जाती है और 7 अक्टूबर 1959 को अल रशीद स्ट्रीट पर कासिम की हत्या का प्लान बनाया जाता है। इस पूरे प्लान में सद्दाम की अहम भूमिका थी, लेकिन वारदात को अंजाम देते वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कासिम का ड्राइवर मारा जाता है और कासिम बच जाता है। इसके बाद सद्दाम के लिए इराक में रहना सुरक्षित नहीं था। तब वह कुछ दिन सीरिया और बाद में मिस्र आ जाता है और वहीं काहिरा लॉ यूनिवर्सिटी में अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करता है। 1963 में इराक में एक बार फिर से मिलिट्री कू होता है और इस बार अब्दुल करीम कासिम की सत्ता को ओवरथ्रो करके अब्दुल सलीम आरिफ को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और सद्दाम हुसैन के कजन अहमद हसन अल बकर को पीएम बना दिया जाता है। इस कू के होते ही सद्दाम एक बार फिर इराक आता है और बगदाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी कानून की पढ़ाई को जारी रखता है। कुछ टाइम बाद सद्दाम फिर एक असैसिन में भाग लेता है, लेकिन इस बार वह भागने में सफल नहीं हो पाता और सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। सलाखों के पीछे भी सद्दाम के क्रांतिकारी विचार शांत नहीं होते और उसने जेल में रहकर ही तमाम क्रांतिकारी लीडरों के बारे में खूब स्टडी की। जेल में 2 साल बीत जाने के बाद सद्दाम जेल की सलाखों से भाग जाता है। लंबे समय से सद्दाम की बाथ पार्टी के प्रति वफादारी का इनाम 1966 में दिया जाता है, जिसमें उसे रीजनल कमांड का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। पावर में आते ही सद्दाम ने बाथिस्ट सिक्योरिटी सर्विस की स्थापना की, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल सद्दाम ने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में किया। अब आता है 1968 का टाइम, जब सद्दाम ने रक्तविहीन कू में भाग लिया और उसके कजन अल बकर को राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाया जाता है। अहमद अल बकर के राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम के अतीत की उपलब्धियों को मद्देनजर रखते हुए उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। पावर में आते ही सद्दाम ने देश की जनता तथा पार्टी के उत्थान के लिए लगातार काम करता रहा। यहाँ तक कि अरब में शिया सुन्नी विवाद, अरब कुर्द, इन सभी गर्म मुद्दों को बखूबी समय दिया। फिर आता है 1972 का साल, जब सद्दाम ने इराक की ऑयल इंडस्ट्री के विकास की ओर ध्यान दिया और ठीक 1 साल बाद 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल की कीमत बढ़ गई, जिसका सीधा लाभ इराक की अर्थव्यवस्था को हुआ। अर्थव्यवस्था को लाभ होता देख सद्दाम ने देश के लोगों की उन्नति के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई, जिसमें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य पर खासा ध्यान दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन इराक में बेहतर कार्य करने के लिए
यूनेस्को ने सद्दाम को अवार्ड से भी नवाजा था। सद्दाम हुसैन एक तरफ देश की जनता का विश्वास तो प्राप्त कर ही रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके सामने आए हर विरोधी को बिना किसी जुर्म के ही मरवा देता या गायब करवा देता था। सद्दाम ने 1986-89 तक उत्तरी इराक में मौजूद कुर्द जाति के लोगों का जेनोसाइड करवा दिया। कहा जाता है कि इस जेनोसाइड में 1,82,000 से अधिक कुर्द लोगों को जहरीली गैस देकर मरवा दिया गया। अभी तक सद्दाम के कामों से खुशी जनता उसके अगला प्रेसिडेंट बनने की राह ही देख रही थी। तभी 1979 में अल बकर सीरिया के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने जाता है। इस संधि में दोनों देशों की बाथ पार्टी के एकीकरण की चर्चा हो रही थी। अगर यह एकीकरण हो जाता तो सीरियन प्रेसिडेंट अल असद इस यूनियन का डिप्टी लीडर बन जाता, जिससे कहीं न कहीं सद्दाम, जो अल बकर के बाद इराक की पोजीशन पर आता था, उसका पत्ता कट जाता। अल बकर के इस फैसले से सद्दाम बौखला गया, क्योंकि यहाँ पर वह अपनी पावर और पोजीशन खो सकता था। इसलिए सद्दाम हुसैन ने आनन फानन में बंदूक की नोक पर 16 जुलाई 1979 को अल बकर से इस्तीफे पर हस्ताक्षर करवा लेता है, जिसके बाद बकर लाइफ टाइम तक सद्दाम की कैद में रहता है और इधर सद्दाम इराक का इकलौता बादशाह बन जाता है। सद्दाम हुसैन की क्रूरता इस बात से समझ सकते हैं कि अभी मात्र एक हफ्ते ही हुए थे राष्ट्रपति बने। सद्दाम ने एक पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें 68 लोगों को गद्दार बताते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया और 22 लोगों को सरेआम गोलियों से भुनवा दिया। सद्दाम राष्ट्रपति बनते ही अपने विरोधियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। उसके कामों को देखकर जो जनता देवता की तरह पूजती थी, वही जनता उसकी क्रूरता को देखकर धरती का शैतान बोलने लगी थी। अब सद्दाम की महत्वाकांक्षाएं आसमान को छूने को लालायित हो रही थी। सद्दाम इराक के साथ अब संपूर्ण अरब का नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन मिडिल ईस्ट में अकेले सद्दाम ही महत्वाकांक्षी नहीं था, बल्कि इराक के पड़ोसी मुल्क ईरान में भी एक ऐसे ही लालसा रखने वाले लीडर का उदय हो रहा था, जिसका नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। 1980 में सद्दाम और खुमैनी के बीच टसन इतनी बढ़ जाती है कि यह युद्ध का मोड़ ले लेती है। दरअसल ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है और उसके पड़ोस में सभी देश में सुन्नी मुस्लिम को मानने वाले लीडर सत्ता में काबिज थे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आखिर सद्दाम ने अचानक ईरान पर युद्ध का ऐलान क्यों कर दिया? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है शट अल अरब टेरिटोरियल डिस्प्यूट। दरअसल ईरान और इराक शट अल अरब नामक 200 किलोमीटर लंबी नदी को शेयर करते थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा इराक में आता था। ये नदी इराक से निकलकर ईरान की सीमा को स्पर्श करती हुई फारस की खाड़ी में गिरती थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह नदी अरब में अत्यधिक महत्व रखती है, इसलिए दोनों देश इस पर अपना कब्जा चाहते थे। यह नदी इराक के लिए फारस की खाड़ी में जाने का इकलौता रास्ता है, इसलिए भी सद्दाम इस पर अपना अधिकार चाहता था। इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों ही देशों ने 1937 में एक ट्रीटी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग ईरान को अपने ऑयल टैंकर यहाँ तक कि बाकी के सामग्री को लाने ले जाने के लिए इराक को टैक्स भी देना था। शुरुआत में तो टैक्स दिया गया, लेकिन 1969 में अमेरिका के खेमे या कहें अमेरिका समर्थित रजा पहलवी ने ईरान की सत्ता संभाली तो इराक को टैक्स देना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय तक ईरान ने बदले के घूंट को पीकर रह गया। लेकिन 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका के सपोर्ट से सत्ता चला रहे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को ईरान की जनता ने खुमैनी की लीडरशिप की सहायता लेकर सत्ता से हटा दिया। दरअसल ईरान की जनता संपूर्ण ईरान को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करना चाहती थी। इसे ही ईरानियन रेवोल्यूशन कहा गया। पहलवी के बाद एक धार्मिक नेता की छवि रखने वाले रुहुल्लाह खुमैनी ईरान का हेड बन जाता है। सद्दाम द्वारा ईरान पर किए हमले का एक कारण यह भी था कि खुमैनी एक शिया मुस्लिम था और ईरानियन क्रांति संपूर्ण अरब में इस्लामिक क्रांति के नाम से प्रचारित होने लगती है। तब सद्दाम को डर लगने लगता है, क्योंकि इराक में बहुसंख्यक शिया कम्युनिटी मानने वाले थे और वहीं सद्दाम सहित बाथ पार्टी एक सुन्नी बहुल पार्टी थी। यही डर सुन्नी बहुल देश कुवैत और सऊदी अरब को भी था, कहीं इस्लामिक क्रांति की चिंगारी उनके दरवाजे तक न पहुंच जाए। ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने जहां सद्दाम को हथियार से हेल्प की, तो कुवैत और सऊदी अरब ने आर्थिक रूप से हेल्प पहुंचाई। फिर भी 1980 से लेकर 88 तक चले इस युद्ध का कोई निर्णायक रिजल्ट नहीं निकला और यूएन के हस्तक्षेप से अगस्त 1988 में सीज फायर हो जाता है। सद्दाम ने ईरान को कम आंकने की भूल की और इस लड़ाई में हद से ज्यादा धन खर्च हुआ, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है। सद्दाम के सपने पर खुमैनी ने पानी फेर दिया। सद्दाम के पास अमेरिका, फ्रांस, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों का सपोर्ट था, वहीं ईरान के पास खुमैनी के लीडरशिप के अलावा कुछ नहीं। फिर भी खुमैनी ने ईरान के जन बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग के भीतर जोश भर दिया था और इसी जोश के दम पर सद्दाम को झुकना पड़ा। इस युद्ध में दोनों तरफ से 10 लाख लोग मारे जाते हैं और $1.2 ट्रिलियन धन खर्च होता है। सद्दाम को इस युद्ध से एक भी इंच जमीन नहीं मिलती, बल्कि इराक कर्ज में अलग चला जाता है। अब सद्दाम के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वही देश जो ईरान इराक युद्ध में सद्दाम की आर्थिक रूप से हेल्प की थी, अब युद्ध खत्म होने के बाद अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। युद्ध से इराक की जीडीपी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह कर्जा चुकाने में नाकामयाब हो जाता है। दरअसल सद्दाम ने इस पूरे युद्ध में $130 बिलियन का कर्जा लिया था, जिसमें $67 बिलियन केवल सऊदी अरब और कुवैत का था। सद्दाम कुवैत से ऑयल को कम प्रोड्यूस करने को कहता है, जिससे ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए और वो अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः एक बार ट्रैक पर ला सके। लेकिन कुवैत ऐसा करने से मना कर देता है और जल्द से जल्द कर्जा चुकाने को कहता है। सद्दाम के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वह और लोन लेकर कर्ज चुकाए या एक बार फिर युद्ध शुरू कर दे। सद्दाम ने दूसरा ऑप्शन वॉर का चुना
और कुवैत पर चढ़ाई कर दी। सद्दाम कुवैत के ऑयल रिसोर्स पर कब्जा करने की फिराक में था। दरअसल इराक और कुवैत के मध्य भी एक सीमा विवाद था जो कि ऑटोमन एम्पायर से चला आ रहा था। दरअसल ऑटोमन एम्पायर में इराक और कुवैत एक ही हुआ करते थे, जिस पर अल सबाह फैमिली का रूल हुआ करता था। 1899 में अल सबाह फैमिली ने कुवैत वाले क्षेत्र को ब्रिटिश को बेच दिया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हो जाता है तो इराक एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाता है। तब ब्रिटिश ने कुवैत को इराक में शामिल न करके एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया था। इराक एक लैंडलॉक कंट्री था जिससे व्यापार में कमी देखने को मिलती थी, इसलिए भी सद्दाम कुवैत को हथियाना चाहता था। इसी उद्देश्य से कुवैत पर हमला कर देता है और कुवैत की रॉयल फैमिली को अगवा करने का आदेश दे देता है, लेकिन रॉयल फैमिली सऊदी अरब में आकर शरण ले लेती है और सद्दाम के कहर से बच जाती है। इधर सद्दाम कुवैत को अपने कंट्रोल में ले लेता है। सद्दाम का यह डिसीजन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को बिल्कुल पसंद नहीं आता और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 6 अगस्त 1990 को रेजोल्यूशन पास करके इराक के ट्रेड पर बैन लगा देता है। इसके बाद 7 अगस्त 1990 को ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च कर अमेरिकन आर्मी, नेटो और अरब कंट्रीज के हजारों सैनिक सऊदी अरब में मिलिट्री प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन सद्दाम कुवैत से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी वजह से 17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया जाता है और भारी बमबारी की जाती है। इस बॉम्बिंग से इराक को तहस नहस कर दिया जाता है, जिससे इराक की बची कुची इकॉनमी भी बर्बाद हो जाती है। यह सब होने से सद्दाम कुवैत से पीछे तो हट जाता है, लेकिन इराकी सैनिकों ने कुवैत के 900 से ज़्यादा तेल के कुओं को आग लगा दी थी और वहाँ की ऑयल स्टोरेज यूनिट्स को बर्बाद कर दिया। इराक दोबारा युद्ध न करे इसलिए अमेरिका ने इराक के बाद रिसोर्स को जलाकर राख कर दिया। सद्दाम इस सब के बाद भी इराक को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाकर इराक को इन्वेड करते हैं। इराक की जनता भी अब सद्दाम के तानाशाही से परेशान हो चुकी थी। अब सद्दाम दुनिया की नज़रों से ओझल होकर अंडरग्राउंड रहने लगा। भारी खोजबीन के बाद आखिरकार सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सैनिकों ने एक बंकर से खोज ही निकाला। वो सद्दाम जो हमेशा लग्जरी जीवन जीता था, अब देखने में बूढ़ा असहाय महसूस कर रहा था। महीनों से बिना नहाए बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ पकड़ा गया था। सद्दाम को गिरफ्तार करके अमेरिकी बेस भेज दिया जाता है, जहां वो 2004 तक रहा। उसके बाद उसे इराकी गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, जहां उसकी लगातार हियरिंग्स हुई और फाइनली सद्दाम को सज़ा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। आखिरकार 25 सालों तक इराक पर राज करने वाला तानाशाह का अंत हो जाता है। सद्दाम हुसैन हीरो था या विलेन? आपको दोनों ही खेमे में खड़े होने वाले लोग मिल जाएंगे। सद्दाम हुसैन कुछ को हीरो तो कुछ को विलेन लगता है। कमेंट में आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि असल में सद्दाम हुसैन के बारे में आपके क्या विचार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।